तो गुड मॉर्निंग, राम राम। तो भैया स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारी अब ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। पहले हमारा हो चुका है, बेसिक्स हो चुका है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो मैक्रो और ये थ्योरी वगैरह है ना। तो आज समझाते हैं डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट कस्टमर डिज़ायर टू परचेज एंड हैव द परचेजिंग पावर टू एक्वायर एट अ वेराइटी ऑफ प्राइस। मतलब कि कोई वस्तु जो एक कस्टमर खरीदने के लिए इच्छुक है और वो एक प्राइस रेंज में उसको खरीद सके, उसको कहते हैं डिमांड। समझ गए? जैसे किसान एक किसान को बीज खरीदना है तो वो एक प्राइस रेंज में उसको मिल जाए तो वो है डिमांड। हमें घर के लिए आलू खरीदने, टमाटर खरीदने हैं, हमें बुक्स खरीदनी है, पेन खरीदने हैं और कोई भी चीज़ या मकान खरीदना है। अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट कस्टमर डिज़ायर टू परचेज, एक वस्तु जो कस्टमर खरीदने का इच्छुक है एंड हैव द परचेजिंग पावर टू एक्वायर इट, और उसके अंदर इतना दम है कि वो उसको खरीद सके। दम मतलब उसके पास इतना पैसा है, इतना अमाउंट है कि वो उसको खरीद सके, उसको कहते हैं डिमांड। ये नहीं उसके औकात से बाहर हो जाए तो वो डिमांड नहीं होती, वो है डिमांड कि वो उसको खरीद सके। सॉरी। अब ये समझते हैं आगे प्राइस और डिमांड से क्या रिलेशन है। जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कल टमाटर थे 20 रुपये किलो, तो डिमांड थी ठीक ठाक, अच्छी खासी डिमांड थी। अब प्राइस हो गया टमाटर का 60 रुपये किलो अगले सीज़न में, यानी कि नेक्स्ट ईयर, तो उससे क्या होगा? डिमांड गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो घर पे टमाटर यूज़ करते थे वो अमचूर यूज़ करने लग जाएंगे, या जो टमाटर यूज़ करते थे 4 वो अब 2 यूज़ करने लग जाएंगे, तो उनकी डिमांड घट गई। तो प्राइस यानी कि उसका प्राइस और डिमांड का ये रिलेशन होता है। अब इसका समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इसको डिमांड और सप्लाई को क्या क्या फैक्टर हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको इफ़ेक्ट करती हैं। वही अगर हम सप्लाई देखें तो कितनी हमें ज़रूरत है और कितनी सप्लाई हो रही है, सप्लाई वहाँ से मेज़र होती है। जैसे हमें आलू की ज़रूरत है डेली की 500 ग्राम की, लेकिन मार्केट हमें सप्लाई कर पा रहा है 600 ग्राम, तो यानी कि मार्केट के पास ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? प्राइस गिर जाएंगे। अगर मार्केट सप्लाई कर पा रहा है 300 ग्राम और हमें ज़रूरत है 500 ग्राम की, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा सीखो, डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है। डिमांड घटेगी, डिमांड मान लो कम हो गई और सप्लाई है ज़्यादा। सप्लाई मतलब मार्केट, जो मंडियाँ है ना, मंडियाँ, वहाँ से आलू तो आ रहा है ज़्यादा, भरा पड़ा है मंडियों में, लेकिन हमें डिमांड है कम, लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो इस डिमांड को पूरा कर सके, तो इससे क्या होगा? प्राइस गिर जाएंगे, यानी कि उसके भाव गिर जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हो सकता है बने ना बने। अब क्या कौन कौन से कारक हैं जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? एक तो लोगों का टेस्ट, भाई किसको क्या पसंद है, हमें क्या पता, किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, तो कुछ भी हो सकता है, बंदा तो मेंटेन करता है। किसी को लोकल कपड़े पसंद है, किसी को ब्रांडेड पसंद है। अब इनकम, कोई दिन में कमाता है 700 रुपये, कोई कमाता है 1300 रुपये, कोई कमाता है 2500 रुपये दिन में, कोई कमाता है 5000 और कोई कमाता है 20,000 दिन के।
तो उसी हिसाब से उनकी डिमांड अलग होगी, उन लोगों की डिमांड अलग ही होगी। अब है कि पर्टिकुलरली एक चीज़ का प्राइस कितना होगा। जैसे कि एक ब्रांडेड कपड़े का प्राइस अलग है, एक लोकल कपड़े का प्राइस अलग है। तो प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, तो डिमांड भी उसी हिसाब से होगी ना। अब मान लो बादाम की गिरी है, एक है 1200 रुपये किलो तो उसकी डिमांड कम होगी, एक है 600 रुपये किलो तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। बस एक है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। भाई एक्सपेक्टेशन क्या है, एक गिरी है 800 रुपये किलो, ना 600 ना 1200, 800 रुपये किलो है, तो उसको क्या समझ रहे हैं भाई ये तो ठीक भी है, मानते थोड़ी सी महंगी पर बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और इसके अंदर सारी चीज़ मिल जाएंगी, तेल भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा, और हमें जितने भी नेसेसरी मिनरल्स चाहिए वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, तो ये ले लो, तो इसीलिए वो ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है, मतलब कंज्यूमर की, यानी कि जो कंज्यूम करता है चीज़ों को, यानी कि हम कस्टमर, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो ये डिमांड के ये 4 चीज़ें हैं। अब सप्लाई किस पे आधारित होगी, कि जो सप्लाई करेगा मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, कि भी वालू उगा ले इतना और रेट उसने मिलना नहीं मंडी में, तो फ़ायदा क्या, कुछ भी नहीं। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइस, मंडी का प्राइस उस प्रोडक्ट से। अब कहीं पे उचाणा में गिर गया वो, और उचाणा में भाव है नहीं, तो क्या करेगा गिर के, वो ऐड लिया होगा, गोहाना लिया होगा, ना रोहतक लिया होगा, कितने भी लिया होगा मंडी में, वो क्यों जाएगा, हर मंडी के अलग अलग रेट हो जाए कई बार। ईब मंडी के भीतर भी किसी प्रोडक्ट के कम रेट हैं, जो अगर अनानास मान ले उसके कम रेट मारे हैं मार्केट में, तो वो फिर दूर भागेगा उससे, उसकी सप्लाई से। अब टेक्नोलॉजी है, अब मान लो कि टेक्नोलॉजी है, अब मशरूम की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे फार्मर ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि वो सस्ते भी पड़ रही है उसको। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा धान उगाने में ही खर्चा इतना हो जाता है हद से ज़्यादा, तो उसकी तो बाद में सप्लाई में भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस पर भी मैटर डिपेंड करता है, भाई बीज कितने का आता है, खाद कितने का आता है, पेस्टिसाइड कितने का आता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। कोई कपड़ा बनता है, मशीन कितने की आती है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या चार्ज है, पानी कितने का आता है, मशीन के ऊपर जो चिमनी लगती है वो कितने की आती है, हर चीज़ का देख के और फिर वो प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब कितना प्राइस लगता है, ये चीज़ें। अब यही चीज़ें हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करती हैं। अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जो मालिक है, मार्केट में कितने पर्सन हैं, उस चीज़ को कितने पर्सन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक तो एक ही बंदे का व्यापार हो, एक बहुत सारे बंदों का व्यापार हो। जैसे आज से कुछ टाइम पहले मैकडोनल्ड था हर जगह पे, और उसी का चलता था बोलबाला, अब हर दुकान पे हो गया, हर दुकान पे ये बिकने लग गए फास्ट फूड, तो मैकडोनल्ड्स की खरीद कम होगी। तो प्रोड्यूसर भी देखता है कि भी मार्केट में कितने बंदे हैं उससे रिलेटेड, और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उससे भी डिफ़ाइन होता है भाई वो कितने का प्राइस लगाएगा। अब सब्सिडी 70% देगी गवर्नमेंट, तो यानी कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो किसानों के लिए, या जो भी उस चीज़ को उगाता है या जो भी उस चीज़ को बनाता है उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई, कौन कौन से कारक हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब चल पड़ते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि इनकी अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी। अब ये हैं इलास्टिक डिमांड, यानी कि अगर भाव बढ़ गए ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर। ये होता है इलास्टिक डिमांड। कैसे, जैसे
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लग्जरी गुड्स, प्राइस बढ़ गए भाई साहब बहुत ज़्यादा, तो लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक ठाक बढ़े तो कोई बात नहीं। फूड हो गया, खाना। अब प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो गरीब आदमियों के इसमें नहीं आएगा ये थाली में, तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। बीवरेजेस यानी कि पानी को छोड़ के और पीने योग्य कोई भी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक, दारू, ये चीज़ें, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। पानी पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो पीना ही पीना है, चाहे कितना ही प्राइस हो जाए, जो हमारे शरीर की आवश्यकता हो तो पीगा ही। अब और चीज़ें हैं जैसे फ्रूटी हो गया, जूस हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो उन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा भाई। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है, मतलब कि अगर प्राइस इधर से उधर हो गए तो इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इनइलास्टिक डिमांड मतलब कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं, चाहे कितना ही चला जाए, प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। क्यों भाई साहब, नशे की चीज़ है। मैंने कुछ 12,000 रुपये बेच लो उसने 500 की बजाय, वो फिर भी उतने बिकेंगे क्योंकि नशेड़ी हैं। वह उन्हें दिन में 2 सिगरेट पीनी है तो उन्हें 2 सिगरेट पीनी है पीनी। फॉर एग्ज़ाम्पल टबैको, या फिर जो ड्रग्स हैं, दवाई बनाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं। अब दवाई तो बनानी पड़ेंगी, लोग तो बीमार होते हैं, तो वो ड्रग्स कितने महंगे हो लो तो ये तो बिकेगा ही। तो ये होता है इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि उसका कोई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। और एक होता है यूनिटरी डिमांड, यानी कि भाई जितना प्राइस बढ़ेंगे उतनी मांग बढ़ जाएगी, उतनी मांग कम हो जाएगी, जितना प्राइस घटेंगे उतनी मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इक्वल चलते रहते हैं, इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं। जैसे कि कैमरा लगा लो, अब कैमरा अगर महंगा हो गया तो लोग ख़रीदना कम कर देंगे, कैमरा सस्ता हो गया तो लोग ख़रीदना ज़्यादा। हो सकता है कि हर घर में जो अब स्टूडियो वगैरह खोल रखे हैं वो कम हो जाए अगर कैमरा सस्ते हो जाएँ तो, क्योंकि स्टूडियो कोई रहेगा नहीं, हर एक के पास कैमरा हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये है इसके कारक। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इलास्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इनइलास्टिक इतना ज़्यादा इनइलास्टिक ठीक ठाक रहेगा, यूनिटरी यानी कि सीधा रहेगा, प्राइस बढ़ेंगे ये बढ़ेगा, प्राइस घटेगा ये घटेगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम। अब आ जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि हाउ रिस्पॉन्सिव और इलास्टिक द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज़ विद द रिस्पॉन्स द चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर प्रोडक्ट। मतलब एक प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मतलब इसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने पेट्रोल, ईंधन का हमने प्राइस बढ़ा दिया, पहले था 65 रुपये लीटर, अब कर दिया 95 रुपये लीटर। अब इससे क्या फ़र्क हुआ, जो खाने का सामान फूड में भी लगभग 30 से 40% की तेज़ी आ गई। तो ये होता है एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर नुकसान या फ़ायदा, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो कल मैंने बताया था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो मीनिंग हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गए, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी हो गया, डिमांड प्राइस इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो गया। अब ये आ जाते हैं मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई भी हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हो गया। अब ये रह गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, मार्जिनल अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। चलो अब ये कर लेते हैं, आई थिंक वीडियो बड़ी ना हो जाए यार। चलो ये अगली वीडियो में करेंगे, ये एक बारी रिवाइज कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।